बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम में जी आज खबरें भी हैं और इसके साथ साथ मेहमान भी आगे चल के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है जी आगाज़ होता है हमारा, कुछ सेगमेंट्स हमने रखे हैं जो आपको हम हर रोज़ अपडेट करते हैं और अपडेट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि शहर में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उस बारे में भी आपको बता सकें, चाहे वो मौसम की सूरत हाल है या फिर जो शहर में रेट लिस्ट वगैरह रोज़ाना की होती है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आगाज़ है जी पहले सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। रहमानुर्रहीम। अल्लाह के दीन में सब्र की बड़ी तहसीन है, यानी इसकी बड़ी तारीफ़ की गई है कि जो शख्स भी अपने अंदर सब्र को पैदा करता है वो दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माइयत को और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करता है। हम इंग्लिश में जब सब्र का तर्जुमा करते हैं तो हम पेशेंस या टॉलरेंस हम कह देते हैं। ये अल्फाज बड़े महदूद हैं। सब्र एक वसी माना अपने अंदर रखता है, यानी ये वो वस्फ़ है कि अगर इंसान हक़ पर कायम होता है, सच बात पर खड़ा होता है, तो फिर जो मुखालिफत का सामना उसको करना पड़ता है तो उसमें जो वो साबित कदमी का मुज़ाहरा करता है, इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करता है, तो दर हकीकत इसको भी हम सब्र कहते हैं। माशरती और समाजी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमारे मजाज, हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ होता है, तो हम उस पर भी सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। देखिए, सब्र हमेशा वहीं पर ही होता है कि जहाँ पे एक मुखालिफत और ख़िलाफ़ मजाज कोई काम होता है या कोई मामला होता है। अगर एक शख्स अच्छे माहौल में रह रहा है और माहौल उसकी तबीयत, उसके मजाज के मुताबिक है, उसमें फिर अगर वो ख़ामोशी के साथ रहता है और बड़ा मुहज़्ज़ब होकर रहता है, तो ये तो वाज़ेह बात है कि तहज़ीब का, शाइस्तगी का हर शख्स ऐसे माहौल में मुज़ाहरा कर लेता है। लेकिन वो माहौल जो इंसान के मजाज के भी ख़िलाफ़ हो और इंसान सच और हक़ पर कायम हो, फिर उसकी मुखालफत हो रही हो, तो दर हकीकत वहाँ पर सब्र के साथ, तहज़ीब के साथ, शाइस्तगी के साथ अपनी बात को पेश करना, हक़ पे कायम रहना, तो दर हकीकत ये सब्र है। और इसी सब्र का तकाज़ा अल्लाह का दीन आपसे, मुझसे करता है कि हम अच्छे माहौल में तो अच्छे होते ही हैं। हकीकत में अच्छा वो होता है कि जो बुरे माहौल में भी हो, मुखालिफत के माहौल में भी हो, बदतहज़ीबी के माहौल में भी हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर अच्छा बनकर रहे और अच्छाई का मुज़ाहरा करे। दर हकीकत इसको हम कहते हैं कि ये सब्र है। नाज़रीन, ये था जी आज का पैगाम आपके साथ शेयर किया। खबरें कौन कौन सी हैं। पहली खबर ताजिरों के लिए अच्छी खबर है। दुकानें रात 9 बजे के बाद भी अब खुली रहेंगी। पंजाब पुलिस की खटारा गाड़ियां तब्दील, 950 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। और आज के शो में असातिज़ा के लिए अच्छी खबर भी शामिल करेंगे। और इसके बाद लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा टेम्परिंग की कोशिश। तो ये हैं आज की खबरें। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आमिर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला का शुक्र हर सूरत में आप भी अदा करें, करते रहें। जितना हम शुक्र अदा करें नेमतों में उतने ही आपके इजाफा होता है। अच्छा जी, अब ताजिरों को भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आमिर भाई, क्योंकि मार्केटों के कातेकार जो ताजिरों की सबसे बड़ी परेशानी थी कि जी काम नहीं होता। हालांकि हमने बहुत जगहों पर इस चीज़ को प्रमोट भी किया कि जितना आप डे लाइट का इस्तेमाल करें, जितना अर्ली उठ के आप दुकानों पर आएँ, आपके लिए अच्छा होगा। और यकीन माने नेचर की जितनी चीज़ों को आप
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी स्मूथ होती जाती है। खैर, मार्केटों के औकात कार की पाबंदी जो थी अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, इतवार को भी आप कारोबार कर सकेंगे। और जो टाइमिंग वाली इजाज़त थी, अच्छा आमिर भाई आप एग्री करें ना करें, मुझे इसमें सबसे बड़ा मसला क्या लगता था, ट्रैफिक संभाले नहीं संभलती थी 8-9 बजे के दरमियान शहर की। और मैं कुछ बहुत अरसे बाद शाम के टाइम कल निकली हूँ घर से बाहर, तो शहर में ऐसे ट्रैफिक थी कि आपका फिरोजपुर रोड बिल्कुल ब्लॉक था, जेल रोड बिल्कुल ब्लॉक था। जी अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसमें ताजरों को सहूलत देने से ज़्यादा शरारत का आंसर मुझे फील अच्छा, होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि आपको भी पता है कि मुल्क में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और कई इलाकों में 8 से 10 घंटे जारी है, कई में 6 घंटे है। जो शहर के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ताजर अपनी दुकानें और मार्केटें खुली रखते हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि ये ताजर 24 घंटे काम क्यों करना चाहते हैं। इससे कौन से आप ज़्यादा कमाई कर लेंगे और कौन से ज़्यादा आप, अगर यही फार्मूला होता तो यूरोप और अमेरिका में भी यही काम हो रहा अच्छा, होता। मैं आपको एक बात बताऊं, सऊदी अरब में भी हो रहा था, तब भी कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ ना लोग बड़े आराम तलब, आराम पसंद है, सारा दिन गुजार के घर में फिर दुकानों पे जाते हैं। आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में जिसका इंट्रो दे रही थी तो आपने कहा था नेचर के करीब रहें, लेकिन ये ताजर हजरात नहीं रहना चाहते हैं, ये रात को जागना चाहते हैं, ये लंबी ड्यूटियाँ करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं जो इंतहा मुलाजिम हैं। अच्छा, ये अगर अपना एक टाइम शेड्यूल बना लें, चले 8 घंटे नहीं 9 घंटे कर लें, लेकिन ये 24 घंटे वाला मामला जो है ये एक तो बिजली का ज़िया है, मैं ये समझता हूँ। फिर आप कुदरत को भी आप जो है चैलेंज कर रहे हैं और उसकी वो जो बनाई हुई नेचर है जिसमें आपको शाम में आराम करना है और घर वालों के साथ वक्त गुजारना है, उसको भी आप जो है सेक्रीफाई करते हैं। कौन सी खुशी आप मना रहे हैं इस पर? जिसने जो चीज़ ख़रीदनी है वो 9 बजे से पहले ख़रीद लेगा आपसे आके, क्योंकि मजबूरी है ना। अगर मैंने खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी है या सामान ख़रीदना है या कपड़े ख़रीदने हैं तो मैं ख़रीद लूँगा उसको 9 बजे से पहले। इसमें कोई नहीं है। दूसरा, आपने इसमें एक और पॉइंट रखा कि जी वो ट्रैफिक बहुत बुरा निज़ाम रहता है, तो आप मार्केट से जब भी बंद करेंगे, आप आज़म क्लाथ मार्केट, शालम मार्केट जब भी बंद होगी, ट्रैफिक का बोझ सर्कुलर रोड पे आएगा ही आएगा। वो आना ही आना है, वो चाहे आप 9 बजे बंद करें, चाहे 8 बजे बंद करें, चाहे 7 बजे बंद करें। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि यही आज़म क्लाथ मार्केट थी, जिसको ये कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। उस मार्केट में रात 12-1 बजे तक काम होता था। बैठकर ताजरों ने खुद सोचा और उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया। उसके बाद वो दुकानें 8 बजे बंद होती हैं, तो मुझे बताएं क्या उनके कारोबार पे फ़र्क आया? जो करोड़पति थे अरबपति हुए होंगे। ऐसे यही काम आपको बाकी मार्केट्स में भी करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? क्यों लोगों को रातों को जगाना आपको पसंद है? क्यों रातों को बाहर फट्टे लगा कर सामान बेचना आपको पसंद है? आप अपने घर वालों के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं तो आपका अपना नुकसान है। आपके बच्चों की वो तरबियत जो उसके वालिदैन के मैं समझता हूँ कि उनके ज़ेर साया होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इसमें शरारत का आंसर वही है जो मैंने कहा कि शायद जो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले फैसला किया था कि 9 बजे दुकानें बंद होगी ताकि बिजली बचाई जा सके। फैसला चेंज किया गया, ये इसलिए किया कि वफाक के बिजली का जितना भी बोझ आता है वो वफाक पर पड़ता है, तो वफाक पर पड़ता है। और पंजाब में क्योंकि अब हुकूमत जो है वो आप समझे वफाक मुखालिफ हुकूमत है, आपको तो समझ आ गई, ताजरों को भी समझ आनी चाहिए। ये जो तालियां बजा रहे हैं यही ताजर आइंदा चंद आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे ये लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये कर रहे होंगे कि जी हमारी मार्केट में 4 घंटे और की आप बिजली ये नहीं आई। देखें कि अगर आपको रात लेट तक दुकानें खोलने की परमिशन है, लाइट आपकी 2-2, 3-3 घंटे गायब रह रही है, यूपीएस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल आपको इतने आ रहे हैं, तो फिर वो आपकी सारे दिन का कारोबार किया कहाँ जाना है जब आपने भारी भरकम बिल भी दे देने हैं। यूपीएस के बगैर आपकी दुकान का गुजारा नहीं हो सकता। तो हर चीज़ का अगर कोई फ़ायदा है तो नुकसान भी है। इसमें ताजरों को खुद भी सोचना चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा किस में है। अपना फ़ायदा हर शख्स सोच सकता है जी, मैं भी सोच सकता हूँ, मेरे सामने वाले भी सोच सकते हैं, खालिद परवेज़ साहब भी सोच सकते हैं, ये ताजर रहनुमा और हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब भी सोच सकते हैं। मुल्क का फ़ायदा किस में है? मुल्क का फ़ायदा इसमें है कि हम जितनी हो सके डे लाइट को इस्तेमाल करें। दुनिया भर में यही कानून है, सिर्फ नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ ताजर कहता है जी मुझे मादर पितर आज़ादी होनी चाहिए कि मैं एक वर्कर से 12 घंटे काम लूँ, 14 घंटे काम लूँ, मुझे रोकने वाला कोई ना हो। कहाँ है लेबर डिपार्टमेंट? अच्छा, आप पता हम लोग 8 घंटे की बात करते हैं ना, मुझे सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं देखती हूँ तो लोग तनकीद करते हैं कि भाई आप तो लोगों के कामों के पीछे पड़ गए हैं। और आजकल तो वैसे ही स्टॉल्स इतने लगे हैं, 14 अगस्त के लिए हम देख रहे हैं ना,
अनवाई किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं, लोगों ने जगह जगह स्टॉल्स लगाए। सो लोग हमें फिर ये कहते हैं कि जी आपको तो पता ही नहीं कि गरीब कैसे काम कर रहा है, अगर किसी को काम करने की इजाज़त मिली है, कोई स्टॉल लगा के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो आप आके नहीं, उसको तो बंद नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी इसके हक में नहीं हूँ कि ईद के मौके पर आप ये दुकानें और स्टॉल बंद कर दें, मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ जश्न आज़ादी है, ज़रूर स्टॉल लगें, गरीब आदमी भी रोज़ी कमाए, अमीर आदमी भी झंडा खरीद के आज़ादी का जश्न मनाए, इससे कोई आपको रोक नहीं रहा है। मैं तो मामूल के ताजरों की टाइम शेड्यूल है उसकी बात करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि ताजरों को जो है अपना अपना टाइम स्केड्यूल बनाना चाहिए। हमें पता हो हाल रोड कितने बजे बंद होगा, हमें पता हो क्रीम ब्लॉक की मार्केट कितने बजे बंद होगी, अनारकली लिबर्टी के टाइमिंग्स क्या होंगे, इनके डिफरेंट टाइमिंग्स कर लें। ये खुद बैठे हैं, इसमें किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। जितने ताजर नुमाइंदा बने हैं, हर एक छोटी जहाँ 4 दुकानें हैं वहाँ एक तंजीम बनी हुई है, जिसमें एक सदर, एक जनरल सेक्रेटरी, एक खजांची और एक मेंबर होता है, और 4 दुकानें होती हैं, वो एक तंजीम बना के बैठ जाता है। इन तंजीमों के सारे सदूर को बुलाएं, बैठकर अपनी अपनी मार्केट, जो आप ट्रैफिक का मसला आप कह रही है ना, वो भी इसी तरह से हल होगा। बिल्कुल। क्यों नहीं हम लोग इस पर अमल करते हैं कि सुबह जल्दी दुकानें खोलें, शाम को जल्दी बंद करें, बाकी वक्त जाके अपने घर वालों को दें, अपने बच्चों को दें। हाँ, आप ज़रूर इंजॉय कर लेते हैं कि आप साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चों को लेते हैं, दुकान अपनी मुलाजमीन के या किसी भाई के कज़न के हवाले करते हैं और आप घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आपकी जो दुकानों के मुलाजिम है, कभी उनकी हालत ज़ार देखी किसी ने जाके कि वो 14-14 घंटे काम करके किस जहनी अजियत से गुजरते हैं और क्या उनको आराम मिलता है? खैर, अब आई डोंट नो कि ताजिरों के लिए अच्छा फैसला है, ताजिर तो इसको खुशाइन कह रहे हैं, लेकिन अगेन हम वही बात करना चाहेंगे कि हर चीज़ के फ़ायदे के साथ नुकसानात होते हैं। लेट तक दुकानें खोलेंगे तो लोड शेडिंग होगी और आपको लोड शेडिंग का अजाब भी भुगतना पड़ेगा, यूपीएस भी अपने तैयार रखने पड़ेंगे, भारी भरकम बिल भी देने पड़ेंगे, और कारोबार से बरकत भी उठ जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं, कारोबार से बरकत उठती है। बिल्कुल। आप अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फजर के बाद अपने काम का आगाज़ करें, मैं फजर के बाद इसलिए कहता हूं कि चले फजर के बाद आप 3 घंटे 4 घंटे अपने घर पे गुजारें। 9 बजे दुकानें खोलें, 9 से 9 12 घंटे काम करें। इनाफ है जी, बिल्कुल। आप मुझे बताएं किसी दुनिया की किसी मार्केट के 12 घंटे टाइमिंग है सवाए पाकिस्तान की? आप कहते हैं मुझे 24 घंटे देने की जरूरत है। जहाँ पे अगेन यही बात है जी, जिनके लिए फैसला खुशाइन समझते हैं ज़रूर समझे, लेकिन एक चीज़ सोचने की ज़रूर कोशिश करें कि इसके नुकसानात भी दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं हैं और बहुत ज़्यादा हैं, जिसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो अपने घर से आप दूर होते हैं, आप ज़हनी तनाव का भी शिकार है। ज़हनी तनाव आप पूरा प्रॉपर आराम नहीं करते हैं। 24 घंटे आपके सर पे एक तलवार लटकी होती है कि जी काम है, काम है, कारोबार लटका होता है, रिलैक्स नहीं आप होते। खैर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हमने बात की थी जी मार्केटों की बंदिश के हवाले से ब्रेक से पहले और कारोबार की इजाज़त। आमिर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ऐड नहीं ये करना चाह रहा हूँ, जैसे होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे शालम मार्केट है जी, ये 7 से 8 बजे आपको और मेरा ये बात चल रही थी, बिल्कुल, और मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं या आजम कलात मार्केट के लियाकत सेक्रेटरी हैं, ये सारे लोग सदूर सेक्रेटरी हैं। ये अगर अपनी दुकानें 8 बजे बंद करते हैं तो ये फिर क्यों इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि जो रिटेलर्स हैं वो अपनी दुकानें 24 घंटे खुली रखें? इनको चाहिए इनके साथ बैठें, ये सारे सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये बैठकर ये टाइमिंग्स वाला इशू हल कराएं हमेशा के लिए। बिल्कुल। लोड शेडिंग हो ना हो, दुकानें अपने वक्त पे बंद हों और ये जाकर अपने बच्चों में वो वक्त गुजारें। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो ताजर हैं वो बड़े अच्छी, उनको सकाफत का पता हो, उनको कल्चर का पता हो, उनको ये पता हो कि उनकी एक टाइमिंग है जिस पर उन्हें काम करना है। इन्हीं के बच्चे जो हैं हाजी मकसूद भट्ट के बेटे ही हैं मुजाहिद मकसूद, बिल्कुल बिल्कुल, ये ताजर का बेटा ही ताजर है। इसी तरह से बाकी लियाकत सेठी के भी बड़े यही काम करते थे, तजारत करते थे, वो भी काम कर रहे हैं। मेरा ये सिर्फ ख्याल है कि अगर दुकानों के टाइमिंग सेट कर लें तो ये बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, ये इनको करना चाहिए। और ये मिसालें अगर कायम की जाएंगी तो ही कायम होती हैं। अब आपको कुछ उसके लिए करना पड़ता है, हीला करना पड़ता है, तभी चीज़ें जो हैं वो एक ट्रेंड बनता है। खैर, इसका फ़ायदा ही होगा, किसी सूरत नुकसान नहीं होगा, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। पंजाब पुलिस के लिए 950 नई गाड़ियाँ खरीदने का फैसला, IG ने 8 अरब रुपये मांग लिए। किस मकसद के लिए ये गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, बेहतरी इसमें क्या आएगी, थाना कल्चर को तब्दील करने में अवाम की दादरसी किस तरह से होगी, अवाम के मसाइल क्या, ये तमाम सहूलियात दे के हल हो पाएंगे? आमिर भाई, ये बड़ा अच्छा मेरा अपना ख्याल है कि शाहकार साहब ने, जो कि IG पंजाब हैं, उनका अच्छा फ़ैसला है कि
ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए पुलिस को इफेक्टिव करने के लिए उनको नई गाड़ियाँ चाहिए। तो उन लोगों मसला के ये बारे है, में आपका सुन क्या लें। ख्याल है जो कहते हैं कि जी हमने बाइक्स भी देख ली, हमने गाड़ियां भी देख ली, पुलिस किसी के काम नहीं आती है। किसी के साथ अगर रास्ते में कोई वारदात हो जाए, कोई मसला पेश आ जाए, तो पुलिस थानों की हुदूद में काम आती है। वैसे ना मैं ये हैरान हूं। आम तासुर में लोगों नहीं का नहीं, आप बता तासर लोग कभी खुश नहीं होते। मैं थानों आपको की बात- हुदूद का तयन करना, ये झगड़ा लोग- करना 15 पे जब भी आप कॉल करें ना, लोग कभी खुश नहीं होते हैं, लोग कभी खुश नहीं होते हैं। 15 से मुझे भी हो सकता है कि शिकायत हो, डॉल्फिन से मुझे शिकायत हो, पीरो से मुझे शिकायत हो, पुलिस से मुझे शिकायत हो, थाना कल्चर से मुझे शिकायत हो, लेकिन आप ये भी बात जहन में रखें कि ये फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं। बिलाशुबा रात इससे ही तो इनकार नहीं। डाकुओं ने डकैती की, पुलिस ने पीछा किया, एक डाकू मारा गया, एक भाग गया, मोटरसाइकिल जिससे छीनी थी वो भी बरामद कर ली गई। मुझे बताएं, अगर इनके पास इफेक्टिव मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ हों तो ये ज़्यादा अच्छे से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है। साई साहब ने लिखा मोटरसाइकिलों से जान छुड़वाई जाएगी और गाड़ियां, जदीद गाड़ियां मोटरसाइकिलों से जान छुड़वाई जाएगी। जो ये वो मोटरसाइकिल, ये डॉल्फिन वाली मोटरसाइकिल नहीं है। ये मोटरसाइकिल वो हैं जो कि थानों में मिली होती थानों में मिली होती है पुलिस को कि आप नाकों पर जाना है, पेट्रोलिंग करनी है। इनकी गाड़ियाँ ख़राब इसलिए ज़्यादा होती हैं कि ना इनके पास ऐसा सिस्टम है कि उसको अच्छा मोबाइल मिले, उसकी टेक केयर की जाए, ना उनको रेस्ट मिलता है इनकी गाड़ियों को। ये बात हकीकत है। और ना ही पैसा, जहाँ वर्दियों के लिए पैसा नहीं है। आपने पिछले दिनों खबर यहीं पर डिस्कस हो रही थी कि पुलिस की वर्दियों के लिए भी पैसा नहीं है, साल में एक वर्दी देनी होती है, उसके लिए भी पैसा नहीं है। तो 8 अरब रुपया शाहकार साहब ने मांग लिया है, कौन सा उनको किसी ने दे देना है। चंद गाड़ियाँ दी जाएंगी बराए नाम। और ये हम शहर की बात करते हैं ना, आप कभी देहात में जाके हाल देखें, सही स्टेशनरी तक तो वहाँ मौजूद नहीं होती। वहाँ पे जो साहिल आता है वो स्टेशनरी, ये कभी किसी ज़माने में लाहौर में भी कल्चर था ये स्टेशनरी वाला। तो जी आप आए हैं तो आप स्टेशनरी साथ लेकर आए। इस पर अलफ नून बना, इस पर 50-50 में हाके बनते रहे हैं। तो ये मजाक उड़ाया जाता रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी जो फ्रंट सोल्जर्स हैं वो हमारे ये पुलिस एहलकार हैं, जाने भी ये देते हैं, लड़ते भी हैं। ठीक है, इनमें खराबियाँ भी हैं, काली भीड़ें भी हैं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो सकती हैं। लेकिन खुदारा यहाँ पर भी वही मसला है, इनकी टाइमिंग नहीं है। 24 घंटे आप काम लेंगे तो जहनी मरीज़ बन जाएंगे ये लोग, और जहनी मरीज़ बन गए हैं। उनमें तशद्दुद का रुझान बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि उनको आराम नहीं मिलता है। वो अपने बच्चों में नहीं जाते हैं तो उनको एहसास नहीं होता कि ये जो पकड़ा गया है ये भी किसी का बच्चा है। उस पर बेतहाशा तशद्दुद करते हैं। इस सारी रोकथाम का एक ही हल है। जो तुर्किश कंपनी यहाँ पर आई थी और पुलिस एहलकार आए थे उनके साथ, उन्होंने जो टाइम शेड्यूल बना के उन्होंने सबसे पहले कहा था 8 घंटे ड्यूटी कर दें। इन्होंने कहा था जी पुलिस फोर्स 3 गुना करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं करनी पड़ेगी, आपको 1.5 गुना करनी पड़ेगी, 3 गुना तो नहीं, 50% बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि रात को काम कम होता है और दिन को काम ज्यादा होता है, तो आपको दिन को ज्यादा पुलिस चाहिए, रात वो सारा एक बना था शेड्यूल। कहाँ गया वो? कहाँ गया? आप गाड़ियाँ खरीदें, आप असला खरीदें, आप जब तक इनकी टाइमिंग मुकर्रर नहीं करेंगे, पुलिस के हालात और थाना कल्चर तब्दील नहीं। बिल्कुल, उनको भी जब तक मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं उनकी तो फ्रस्ट्रेशन निकलनी है, फिर किसी सूरत में भी सामने नजर आएगी आपको। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी? आई डोंट नो कि ये अच्छा इकदाम है, अच्छा तो कहीं से नहीं है। खैर आमिर भाई इस पर तफसीलन रोशनी डाल देते हैं। पीटीआई की जानिब से पावर शो की तैयारी की जा रही है और इस पे जी क्या किया जा रहा है। हॉकी वैसे तो शायद किसी के खेलने की बारी नहीं आनी थी, तो उन्होंने कहा कि जी चलो ट्रॉफी खेल दें। कितनी अहम ये ट्रफ है, कितना पैसा लगता है इसको बिछाने में और किस तरह बेदर्दी से इसको उखाड़ा जा रहा है? जी आमिर भाई, मैं कम अज कम आपने तो बहुत करीब से ये चीजें विजिट भी की हैं। मेरे सामने लगी है। हाँ, मैं इसके सारा ये डेसो ट्रफ थी और 12 करोड़ रुपया इस वक्त उसकी लागत थी जब ये लगी थी। अच्छा, अब ये आप अंदाज़ा करें कि ये जब लगी थी उससे 5 साल पीछे चले जाए, 6 साल, तो ये अब कितने में आएगी? अब कितने में आएगी? और अच्छा, ये उखाड़ दें, दोबारा लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ता? खत्म हो जाती है चीज़। आप एक जगह से कलीन उखाड़े उसको हाँ, दोबारा लगा दोबारा वो उस तरह से बैठता ही नहीं, वो नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये ख़राब सी लग जाएगी, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, इस तरह से। ये ऐसे ही है कि जब आपने टूथपेस्ट में से क्रीम निकाले तो आप दोबारा उसको उसके अंदर घुसेड़ नहीं सकते हैं, ठूंस सकते हैं, उस तरह से वो जाएगी नहीं। मैं कम अज़ कम इमरान खान जो कि स्पोर्ट्समैन हैं उनसे ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो कौमी असासों के ऊपर सियासत करेंगे। और कौमी असासे जो स्टेडियम्स हैं, ये अना दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बिल्कुल, इसका ये एजाज़ है लाहौर के अंदर। बिल्कुल, मैं तो अगला जलसा जो है कज़ाफी स्टेडियम के अंदर देख रहा हूँ, जहाँ पिछे उखाड़ दी जाएंगी सिर्फ जलसा कर। क्या ये सियासत के माज गए हैं? हाँ।
आपने जश्न आज़ादी के मौके पर 13 अगस्त को जलसा रखा, इकबाल पार्क, मिंटो पार्क आपके पास अवेलेबल है। पंजाब में हुकूमत इनके लिए कौन सा गवर्नमेंट बड़ा आपकी चैलेंज है, कौन सा चैलेंज? मुझे ज़्यादा अफसोस तो परवेज़ इलाही साहब पे है। मैं उनके साथ बहुत माजरत के साथ मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझता हूँ, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनकी खिदमत जो हैं हम सब उसके मोहतरम हैं। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त बुज़दार प्लस हैं, वो वसीम अकरम प्लस थे, ये बुज़दार प्लस हैं, यानी उनसे भी आगे। आप क्यों नहीं रोक पाते हैं? आप उनसे कहें कि नहीं हो सकता नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर। ये हॉकी के लिए स्टेडियम बना, इस स्टेडियम के अंदर बेशुमार हॉकी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप तक हुआ। नासिर बाग की इतनी बड़ी ग्राउंड मौजूद है, नासिर बाग मौजूद है। मैं कहता हूँ इकबाल पार्क से बड़ी ग्राउंड तो नहीं है लाहौर के अंदर, बड़ी ग्राउंड तो क्या और वो यहाँ? जलसा गाह है। हाँ। और इमरान खान साहब का फेवरेट जलसा गाह 11 अक्टूबर जिनसे ये जमात ऊपर आई थी, वो जलसा कहाँ हुआ था? बिल्कुल। और आज़ादी के मौके पर मीनार पाकिस्तान से अच्छी अलामत जलसे के लिए कौन सी हो सकती है? बिल्कुल। सिर्फ ये एक ज़िद है कि मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में लोगों से खिताब करूं, और उसके लिए अब ये पिच उखाड़ दी गई है, कल को ये कुर्सियां उखाड़ दी जाएंगी, और ये स्टेडियम जो है सियासत की, चले आपने रवायत डाल दी, कल को जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी क्या वो उसको आप करने देंगे? उसको कहेंगे? आमिर भाई ये बताएंगे क्राउड की कैपेसिटी यहाँ पे क्या है? ये तकरीबन जो 65,000 बनती है। अच्छा। यहाँ पे कैपेसिटी जो है, और अगर आप उसके बाकी एरियाज़ भी जो हैं जहाँ पे कुर्सियाँ नहीं हैं उनको भी शामिल करें तो ये तकरीबन 80-85,000 के करीब लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे। सही। और जिस तरह से अब इन्होंने ऐलान किया कि वो इमरान खान साहब ऊपर चुबारा बनेगा और चुबारे से वो खिताब फरमाएंगे और फिर पूरा स्टेडियम जो है उसको सुनेगा। ये बिल्कुल ये कोई रोमन एम्पायर नहीं है आपकी मतलब कि आप वो स्टेडियम्स के अंदर खिताब करेंगे और लोग बैठे होंगे, बजेगा और हाँ, आपका मुझे तो ग्लैडिएटर का वो सीन याद आ रहे हैं जो स्टेडियम्स के अंदर होते थे। खुदारा परवेज़ इलाही साहब, आपकी सियासत में आपकी बहुत इज्जत है, आपका एक माशरे में नाम है, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं खुद कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर शहबाज शरीफ के बाद कोई पंजाब को संभाल सकता है उसका नाम परवेज़ इलाही है, लेकिन आपने ये साबित किया कि आपका ये दौरे हुकूमत सुनहरी हरूफ से नहीं लिखा जाएगा। ये जिन स्याही से लिखा जाएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि आपने हर हुक्म जो बनी गाला से आया उसके सामने सर तस्लीम खम किया। आप शायद इसको पूरे मुल्क के जो स्पोर्ट्स अरीनाज हैं उनको आप तबाही की तरफ लेंगे। फिर सिंध के पास भी तो आ गया ना, तो वहाँ पे भी लोग स्टेडियम्स के अंदर करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे, फिर एक रिवायत कायम पंजाब के हर जिले हर सूबे में। MNA कहेगा जी मैं कुर्सियों के पैसे क्यों दूं, ऐसे ही है बिल्कुल, मैं जलसा करूंगा जी स्टेडियम के अंदर। हम बना नहीं हुआ सियालकोट में स्टेडियम, ऐसे ही है, फैसलाबाद में स्टेडियम। आप मुझे बताएं परवेज़ इलाही साहब, ये आपकी नेक नामी नहीं है, ये आपकी बदनामी का बायस बन रहा है। खुदारा अभी भी आप जो PTI के आला हुकाम हैं उनसे रिक्वेस्ट करें अपनी कुर्सियां लगाएं, उसका ख़र्चा उठाएं। ये फ़ानन फंडी के जो 13 वो पकड़े गए बैंक अकाउंट, शायद उनमें से पैसा ना आ सके, लेकिन अभी भी बहुत सारे डोनर्स, वो इमरान खान साहब कल भी कह रहे थे मेरे 40,000 डोनर्स हैं, उन डोनर से कहें वो कुर्सियों के पैसे दें, साउंड सिस्टम के पैसे दें। लेकिन खुदारा खेलों के अरीने को, खेलों के स्टेडियम्स को, क्योंकि हमारे यहाँ नई ग्राउंड्स तो कोई आबाद कर नहीं सका, और जो हैं अगर आप उनकी भी तबाही करेंगे तो माजरत के साथ ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कल को फिर कोई गवर्नमेंट आगे कहेगी जी मैं कज़ावी स्टेडियम के अंदर करूँगा, तो क्या उसको इजाजत दे दी जाएगी? ये बिल्कुल काबिल कबूल चीजें नहीं है। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर शो में आते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में आयशा फातिमा मौजूद हैं, टिकटॉकर हैं, और दिखा तो दिए उनकी महारत हमने आपको, लेकिन अब उनसे थोड़ी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कब से शौक़ पैदा हुआ और बाय जस्ट मायरा खान? एक्चुअली शौक़ तो ऐसा मिमिक्री का सच मुझे बट बस ऐसे अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया और वो वायरल हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था। सही, तो मुझे ये बताइएगा कैसे लगा कि आप मायरा खान को कॉपी कर सकती हैं, और फिर लोगों का फीडबैक इस क्लिप के बाद कैसा आया? एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कभी कि मैं मायरा जी को ऐसे उनको कॉपी कर सकती हूँ। मेरी फैमिली, मैं जब घर पे उनका एक ड्रामा मैंने देखा था, हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे हैं सॉरी, तो मैंने जब उनका ड्रामा देखा तो मैं ना उनकी घर पे ऐसे जब उनको सारा दिन मैंने देखना, तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी ना ऐसे कॉपी करके मामा को दिखानी, तो मामा ने मुझे कहना तुम कर सकती हो आशु, यू कैन डू इट। तो मैंने कहा हाँ मामा मैं ट्राई करती हूँ। मैंने एक दिन उनकी ऐसे आवाज़ निकाली,
और नहीं, उन्होंने घर वालों ने मेरी पकड़ ली, उन्होंने कहा ओ गॉड तुम तो निकाल सकती हो, तो करो, तुम इसको ट्राई करो। और फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझे ना बहुत मोटिवेट किया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मुझे बोला कि आप करो आशु, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, तुम डालना, तुम वीडियो पोस्ट करना, देखना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और मैं आई वॉज रियली नॉट श्योर कि हाँ ऐसा होगा, मैं बहुत डरी हुई थी, आई वॉज रियली 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 स्केयर्ड, क्योंकि मायरा जी को ऐसे कॉपी करना आपको पता है कोई छोटी बात तो नहीं है। तो मैंने बस ऐसे वीडियो बनाया और मैंने ऐसे अपलोड किया, और आप यकीन करें विद इन 1 आवर मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया, मुझे इतने बड़े लोगों के, इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के, एक्ट्रेसेस के, एक्टर के, सब के, मेरी मॉडल्स कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं उन सब के, इतना अच्छा मुझे रिस्पांस आया। आई वाज रियली शॉक्ड इन दैट टाइम, और मुझे लगा कि यार ये तो मैजिक हो गया, इट्स मिरेकल। तो अब मुझे ये बताइएगा, पहले तो चलिए आपसे कुछ एक्टिंग करा के, अब यहाँ पे आप हैं तो देख ही लेते हैं, कोई डायलॉग मायरा के ड्रामे के अगर वैसे तो उनको कॉपी करना तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उनकी एक हम कहाँ के सच्चे थे उनका ड्रामा है, मैंने उनका एक ही ड्रामा देखा है, उसका मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ थोड़ा सा करके। वो ना एक उनका डायलॉग आता है कि वो अपनी खाला को बोलती हैं कि मैंने मशल को नहीं मारा, तो वो इस तरह से अंदाज में कहती है, थोड़ा सा जब वो एग्रेसिव होती हैं तो वो बात करती हैं, मम्मा खाला मैंने मशल को नहीं मारा, मैं नहीं मार सकती मशल को, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं मशल को मार सकती हूँ, मैं नहीं मार सकती, छोड़ दे मेरी जान, मेरी अब्बू की जान छोड़ दे, मैं कभी भी नहीं कर सकती, छोड़ दे। तो ऑल्दो शी इज़ सच अ जनरस और शी इज़ सच अ ग्रेसफुल लेडी, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। और बस छोटी सी कॉपी, बिकॉज हम उनके फ़ैन हैं, थोड़ी सी कॉपी करने की उनको कोशिश करते हैं, उनकी थोड़ी सी चीज़ें लेने की, उनके अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो उनकी स्टाइलिंग सेंस, ऑल्दो उनका काम, उनका वार्डरोब, आई लव हर सेंस। अच्छा, तो मुझे बताएं क्या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप आगे क्या एक्टिंग की फील्ड में आना चाह रही हैं? हाँ, मे बी ऑफ कोर्स अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे हुई तो इंशाल्लाह आई विल जॉइन। सही, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा आप कि प्रेफर क्या करेंगी, ड्रामा, एड, मॉडलिंग, क्या करना चाहेंगी? आई प्रेफर ड्रामा, बिकॉज मैंने मॉडलिंग से आज से 3 साल पहले मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, एक एजेंसी है गुड्डू शानी, मैं वहाँ पे गई थी फर्स्ट एज अ मॉडल, फिर मैंने वहाँ पे काम किया एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। तो अब आई एम बोर्ड, अब मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो या आई डेफिनेटली ट्राई दैट। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि टिकटॉक्स बनाते कितना अरसा हो गया? टिकटॉक्स तो जब बिल्कुल आई थिंक आई वाज रियली मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, जब डब्स में शुरू हुआ था ना, मैंने तब से बनाना शुरू किए थे अपने ऐसे वीडियोस, और फिर म्यूज़िकली आया, फिर टिकटॉक में डेवलप हुआ, तो बस ये करते करते मुझे नहीं पता लगा, मैंने कभी भी टिकटॉक को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन जब ये सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा आया, जब टिकटॉक की बहुत हाइप हुई, तो फिर मैंने कॉन्टीन्यूसली फिर टिकटॉक बनाना शुरू किया, और आई थिंक वो काम भी वो मेरा एक एंटरटेनमेंट, एक मेरी दूसरी साइड है, उसको मैं एज अ प्रोफेशनलिज्म लेके नहीं चलती हूँ। कंटेंट क्या होता है आपके टिकटॉक? मेरा कंटेंट ज़्यादातर फ़नी होता है, और जब जो आजकल हम ब्लॉगर्स, इंस्टाग्रामर ब्लॉगर्स जो हम लोग ऐसे स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हैं, मोस्ट ऑफ वो भी होता है, फ़नी भी होता है, मिक्स होता है, डायलॉग्स पे भी बहुत ज़्यादा होता है। सही। सो मायरा का कोई और डायलॉग जो आपको खुद बड़ा पसंद हो, जो आप उनकी बार बार चीज़ें देखती हूँ, वो कौन सा कोई डायलॉग? मायरा जी की वो जो उनका डायलॉग है, वो जो उन्होंने पंजाबी में एक इंटरव्यू में बोला था, मौलिया वाला, याद होगा शायद, आप सबने सुना होगा। देयर वाज लाइक वे मौलिया इन्होंने 10 मैं तेरी पक्की मशहूर कर। और फिर आगे से मौला कहता है मैंने पक्की नहीं, मैंने कच्ची चाहिए। तो मैं बस ट्राई करती हूँ उनकी आवाज़ निकालने की, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल सकती हूँ, और उनके एक्सप्रेशन को ज़्यादा नहीं, बिकॉज उनकी तो खैर क्लास ही अलग है, वो बहुत अच्छे से एक्ट करती हैं माशाल्लाह। तो या सही। पर पाकिस्तानी ड्रामास को आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तानी ड्रामास माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आई थिंक जो टैलेंट और जो बहुत सारे न्यू कमर्स, अब तो बहुत सारे न्यू फेसेस आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से सब एक्ट्रेसेस और सब एक्टर बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई थिंक
हम सब जो न्यू कमर्स जिनमें एक्चुअली में अच्छा टैलेंट है उन सबको आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्क्रीन पे आने के लिए, बिकॉज आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इतना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों के लिए जो अपना टैलेंट दिखा सके। तो आई थिंक ड्रामाज या टीवीज़ में आना चाहिए जो न्यू कमर्स हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे बताएं टिकटॉक कितना हेल्पफुल है न्यू कमर्स जो कि आना चाहते हैं एक्टिंग के फील्ड में। सो टिकटॉक का सहारा लेकर आप एक्टिंग स्किल्स अपनी किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं? टिकटॉक आई थिंक अभी के लिए टिकटॉक सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हम लोगों के पास, मैंने जैसे कि आपको भी बताया, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं भी खुद से अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग खुद की अपनी विल पावर पे घर बैठे टिकटॉक ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए, बजाय कि हम लोग ऑडिशंस जाएं दें और जाके बोलें करें। आप घर बैठे हुए अपना फ़ोन निकालते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, सामने रखते हैं और एक्ट करके डाल देते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आई थिंक टिकटॉक सबसे अच्छी चीज़ है, और वही आपका एक पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाता है कि आप क्या क्या करेक्टर जो है वो कर सकते हैं। तो या आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो बहुत हेल्पफुल है आगे एक्टिंग में जाने के लिए। एक्टिंग में जाने के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आई थिंक सबको अच्छे से काम करना चाहिए। जो टिकटॉक हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और मज़ीद काम करते रहें, ज़्यादा अपग्रेड होते रहें। सब एक ट्रेंड फॉलो करते हैं माशाल्लाह से, और सब अपने अपने तौर पे सब बहुत अच्छा काम करें। तो आई थिंक उन सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी खुद के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और यस आई थिंक सबको काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप आगे काम करना चाह रही हैं तो ज़रूर हम भी दुआ गो हैं आप आगे इस तरह से कामयाब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी हमने यहाँ पर आपको वेदर सिचुएशन बतानी है, टुडेज़ वेदर। थैंक यू फरीहा, मौसम के बारे में आपने हमें बताया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो नाज़रीन, हम आपको सेहतमंद रखने की भरपूर कोशिश करते हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। हेल्दी खाना होता क्या है? हमारे यहाँ कुछ हेल्दी फूड को लेकर बड़े कॉन्सेप्ट लोगों के हैं कि बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा गोश्त खाना, बहुत सारा अगर आप मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ें हेल्दी हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें क्या हैं जो आपकी सेहत को अच्छा भी रखेंगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, बहुत मोटापा भी नहीं आपके ऊपर आएगा और आप हेल्दी रहेंगे। सो हमारा ये आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, और हमें हमारे ग़िज़ायात आयशा नासिर ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा हेल्दी फूड हम किसको कह सकते हैं? एक तो मुझे बड़ा एतराज़ है ये कि प्योर आपको कुछ नहीं मिलता। लोग इस चीज़ से बड़ा परेशान है कि अगर कुछ अच्छा खाने की भी कोशिश करें तो हर जगह पर दूध आप देखें, कहीं से आपको अच्छा प्योर नहीं मिलता। सो हेल्दी फूड की डेफिनेशन में चीज़ें क्या क्या आती हैं, मुझे वो आज बता दें। देखिए अना, एक होती है हेल्दी फूड, एक होती है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड से मुराद जैसे खालिस, बिल्कुल खालिस, जिसको वादियों की कहा जाता है अशिया। जैसे अगर आप स्कर्दू की तरफ जाएं, वहाँ पे एक ऑर्गेनिक फूड के लिए पूरी एक वैली उन्होंने बनाई हुई है छोटी सी, जहाँ पे वो अपनी वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। अब अगर हम हेल्दी फूड की तरफ जाएँ तो 5 फूड ग्रुप्स हैं। पहला फूड ग्रुप आता है कार्बोहाइड्रेट्स, अजनास, रोटी, चावल, ब्रेड, सीरियल्स वगैरह, दलिए वगैरह उसमें आ जाते हैं। वो एक इत्तेदाल में अगर आप रह के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी फूड है। अब हम मिलावट की बात उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपको जो अवेलेबल है आपने रोटी खानी ही खानी है। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दफ़ा अगर आप वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन में 2 रोटियां आपने दरमियाने साइज़ की खानी है। फिर बात आ जाती है अगले फूड ग्रुप की, दैट इज़ प्रोटीन। अब प्रोटीन में चिकन भी आ जाता है, फ़िश भी आ जाती है, बीफ, मटन और कुछ हद तक दालें भी आ जाती हैं, अंडा भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है, वो भी एक इत्तेदाल में रह के आपने डेली खाना है। हेल्दी फूड से मुराद ये है कि आप 5 फूड ग्रुप्स लें, बाकी 3 फूड ग्रुप्स भी मैं भी बताती हूँ, आप 5 फूड ग्रुप्स लें, लेकिन इत्तेदाल के साथ, बैलेंस के पोर्शन साथ, कंट्रोल होना और हर चीज़ डेली आनी चाहिए। तीसरा फूड ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। हम जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है। उससे अगला हमारे पास आ जाता है फैट्स का।
फैट्स में आपके ये नट्स वगैरह आ जाते हैं, आपका सारा का सारा ऑयल वगैरह जो है वो इस फूड ग्रुप में आ जाता है। आखिरी हमारे पास आता है डेयरी सेक्शन, दूध दही और चीज़ वगैरह जो है वो इसमें। अब दूध दही भी आपने दिन में 2 गिलास ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। अब हेल्दी डाइट से मुराद ये दिन में 2 गिलास दूध ज़रूर हो, कम से कम 2 फल ज़रूर हों, कम से कम 3 से 5 सब्जियां, चाहे वो क्यूकम्बर है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो पकी हुई सब्ज़ी है, चाहे वो कच्ची सब्ज़ी है, ठीक है, वो ज़रूर हो। दिन में 2 से 3 चिकन की बोटियाँ, अगर बीफ या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं रेड मीट, तो वो हथेली के बराबर आप ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप दाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो आप 1 कप पकी हुई दाल का इस्तेमाल दिन में ज़रूर कर रहे हो। अगर दाल इस्तेमाल कर लिया तो दूसरे प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे गोश्त वगैरह की ऐसा ज़रूरत नहीं है। फिर दिन में आप 2 दफ़ा रोटी का या चावल का या दलिए का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर कर रहे हो। ये है हमारी हेल्दी ईटिंग। इसमें से कुछ भी आप निकाल देते हैं या कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो ये हेल्दी ईटिंग का जो एक बैलेंस अच्छा, अब है वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, दूध दही का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फिर आप मीट भी ले रहे हैं, तो वो मैंने लोगों को देखा है बहुत मोटे होते हैं, फिर उनका क्या होता है कि इशू कि पोर्शन कंट्रोल नहीं होता। पोर्शन कंट्रोल। अब दूध पीना है, मैंने कहा 2 गिलास पीना है। अब मेरे पास पिछले दिनों कंसल्टेशन आई, मैम मैं तो 1.5 लीटर दूध पीती हूँ और अगर ना पीऊँ ना मुझे कुछ होता है। ये वाली चीज़ है, यहाँ पे काम खराब होता है कि 2 मैक्सिमम 4 गिलास दूध, 4 गिलास भी हम उनको देते हैं जिन्होंने वेट गेन करना हो, क्योंकि ये आपकी अपर लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, हद तक नहीं जाना। बीच में अगर इत्तेदाल में रहना है, चलो जी 3 गिलास पी लो, 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है, 3 गिलास बीच में पी लो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो आपको बहुत नुकसान देगी। गोश्त भी किडनी इफेक्ट करता है। कितने लोग ईद के बाद यूरिक एसिड का मसला हमारे पास लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो गोश्त बहुत हेल्दी चीज़ है, आपको जी मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपको रिपेयर करने में, आपको कोई चोट लगी है तो आपके मसल्स को रिपेयर करने में, आपकी चोट को हील करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे वो किडनी को भी इफेक्ट करेगा, वो यूरिक एसिड भी बढ़ा देगा। तो हर चीज़ इस्तेमाल करें मतवाजन के साथ। सही, यानी आपका पोर्शन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर आप चाहे सारी चीज़ें पूरे दिन में ले रहे हैं, जैसा कि दिशा ने बताया कि आपके पूरे दिन के फूड ग्रुप में सब्जियां भी होनी चाहिए, फल भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, अंडा भी होना चाहिए, गोश्त भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो खाएं उस पर हाथ साफ करें तो बस फिर आपकी जो हेल्थ है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और हेल्दी फूड क्या है, आपका खाने का पोर्शन क्या होना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। खाना खाने के बाद कुछ लोगों को हाजमे का बहुत मसला रहता है, तो उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि जी इस्तेबोल का छिलका अगर आप यूज़ करें या खाली पेट अगर आप पानी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो 2, 3, 4 चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली हुई हैं कि ये आपका हाजमा भी बेहतर रखती हैं। मुझे बता दीजिएगा, कहते हैं लोग तेज़ाबियत का भी खात्मा होता है, कितना इफेक्टिव है इस्तेबोल का छिलका? इस्तेबोल इंतहाई इफेक्टिव है एसिडिटी के लिए, क्योंकि ये स्टमक में जो एक्सेसिव एसिड है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसको फ़ायदे की बजाय नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस्तेबोल हमेशा 2 से 3 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना है। जैसे अक्सर लोगों को देखा है वो 1 गिलास पानी के अंदर इस्तेबोल डाल के बस वो पी जाते हैं। अब होगा क्या, इस्तेबोल के लिए वो पानी कम है, वो आपके स्टमक के अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और कब्ज़ की वजह बन जाएगा या तेज़ाबियत की वजह बन जाएगा। यानी एटलीस्ट 2 गिलास पानी में आपको 2 चम्मच डाल लेने चाहिए। हाँ, 2 खाने के चम्मच 1 गिलास पानी में डाल लें, वो पिए और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। अच्छा, सही। एक और तरीका जो लोग करते हैं, मुंह में रख के ऊपर से पानी पीते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। एक तो ये कि वो सांस की नाली में जा सकता है, उससे ज़्यादा ये कि जब वो आप उस तरह से पीते हो वो स्टमक के अंदर जाके बाइंड नहीं करता, वो चिपक जाता है। जैसे आप कभी इस्तेबोल को ग्लास में डालो तो वो ग्लास के साथ थोड़ा चिपका हुआ होता है, एंड पे उसको वॉश करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह वो आपके स्टमक के साथ अंदर जाके चिपक जाता है। उसको इस तरह से इस्तेमाल ना करें। पानी में जब वो थोड़ा सा फूल जाए तब उसको पीना है, ताकि वो स्टमक को बाइंड ना करे, स्टमक के अंदर बाइंड ना करे खुद को। और तीसरा, हम जो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना, आधे घंटे का वक्फा देना। हम जानते हैं कि 2 गिलास पानी तो आप खाने के फ़ौरन बाद पी नहीं सकते ना, ये तो वैसे ही बहुत सारी वैसे डाइजेस्टिव बीमारियों की वजह बन सकता है। तो आपने आधे घंटे का वक्फा देना है, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप इसको खाली पेट अगर आप इस्तेमाल करें तो कितना मुफीद है? अगर आपको तेज़ाबियत का शदीद मसला है या आपको कब्ज़ का शदीद मसला है तो उठते साथ ही निहार मुँह आप इस्तेबोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा हस्बे ज़ायका बना के उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो भी तेज़ाबियत के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है, सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा अगर आप बना के इस्तेमाल करें तो वो भी वो लोग जिनको एसिडिटी का इशू रहता है उनके लिए बहुत बेस्ट है। सो खाना हजम हमने किस तरह से करना है, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है जिन लोगों को ब्लॉटिंग का इशू रहता है या खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं, उनको क्या करना है? अच्छा, एक डिटॉक्स होता है, जैसे मैंने अभी सौंफ, इलायची, पुदीना बताया, आपने 2 खाने के चम्मच चिया सीड्स लेने हैं। आप चिया सीड्स तुख मलंगा नहीं है, प्लीज़ इसको तुख मलंगा से कंफ्यूज नहीं करना, ये तुख में दाऊदी है। तुख मलंगा जो है वो बेसल सीड्स है। 2 खाने के चम्मच चिया सीड्स यानी तुख में दाऊदी ले लें, साथ में तकरीबन 1 चाय का चम्मच सौंफ और 5 छोटी इलायची ले लें। इसको पूरी रात पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के 1 लीटर पानी में अगर आपने इसको भिगो के रख दिया, सुबह उठ के 1 गिलास पी लिया, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीते रहें, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता रहेगा। फिर हर खाने के फ़ौरन बाद पेपरमिंट टी का इस्तेमाल करना है। पेपरमिंट टी जैसे ग्रीन टी होती है, जैसे लेमन ग्रास टी होती है, आपको किसी भी अच्छे स्टोर से इसके साशे मिल जाएंगे। पानी गर्म करके, ये वाहिद चाय है जो आप खाने के फ़ौरन साथ पी लेते हैं। यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ, अपने शोज़ में बताती हूँ कि आपने खाने के ऊपर कभी भी चाय नहीं पीनी, ग्रीन टी नहीं पीनी, लेमन ग्रास नहीं पीनी, ये फ़ौरन हाजमे को ख़राब करती है। पेपरमिंट टी वाहिद टी है जो आप खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरी हमारे पास चीज़ आती है, वॉक करें प्लीज़। खाना खा के चेक करनी है, दौड़ें नहीं लगानी। जब आप एक बैलून देखें ना, एक बैलून के अंदर खाना डाला है, आपने उसको यूँ हिलाया है तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। हमारा स्टमक एक ऐसा मसल है जो अपनी शेप ख़राब कर सकता है। तो आपने अगर खाना खाया, चहलकदमी करनी है, वो भी 10-15 मिनट के बाद करनी है। खाना हमेशा सोने से 3 घंटे पहले खा लेना है। और पूरे दिन में भी वॉक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। अगर आपको ब्लॉटिंग का मसला है तो कच्चा सलाद ना खाएं, उसको थोड़ा सा स्टीम करके थोड़ी काली मिर्च डाल के फिर उसका इस्तेमाल कर लिया करें। जितने हमारे पास मिर्चें आ जाती हैं, ये काली मिर्च हो गई, सौंफ वगैरह हो गई, अजवाइन हो गई, अदरक हो गया, ये सारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अपने खानों के अंदर स्पाइसेस का और हर्ब्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठंडा पानी कुछ लोगों के लिए वो है ना कि वो कहते हैं कि जी इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। सो खाने के बिल्कुल साथ या फिर रूटीन में अगर आप चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, इतनी गर्मी है, लोग कहते हैं कि जी दूसरा पानी तो पिया ही नहीं जाता, मुझे बता दें कि कितना नुकसानदेह है अगर आप बहुत चिल वाटर का इस्तेमाल करने के आदी हैं? देखें, ठंडा पानी बिलाशुबा नुकसानदेह तो है, लेकिन अगर ये हम एक्सपेक्ट करें कि इस मौसम में लोग ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो वो भी गलत है। तो आप ये करें कि 1 गिलास ठंडा पानी, फिर 1 गिलास गर्म पानी, फिर 1 गिलास ठंडा पानी, ऑल्टरनेट कर लेना। मुकम्मल ना तो ठंडा पानी पिएँ और ना ही अपने आप को मारें कि जी हमने अब गर्म पानी ही पीना है। जब आप गर्म पानी पीते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, उसको खोलता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी मसला है, वो सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर लेते हैं ना, तो उनके डाइजेशन के आधे मसले हल हो जाएंगे। और अगर वो ठंडा पानी शुरू कर देते हैं तो आधा मसला मज़ीद बढ़ सकता है उनका। अगर आपसे ठंडा पानी नहीं छोड़ा जाता, एटलीस्ट इतना करें कि 1 गिलास गर्म पानी, 1 गिलास ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, और सुबह उठते साथ ही निहार मुँह 7 दाने कलौंजी के जमाएं और साथ 2 कप इतना गर्म पानी, जैसे हम चाय पीते हैं ना वो बड़ा गर्म पानी होता है कि अंदर उंगली नहीं डाल सकते, कोसा गर्म पानी नहीं, तो साथ में आपने 2 गिलास गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, वो बहुत डाइजेशन के लिए अच्छा। चलें जी, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ज़रूर आपने इस शो का हमें फीडबैक भी देना है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।